Hello everyone, I welcome you all in Legal Minds. So this is lecture number 5 which we are recording today. ये lecture number 5 है. आज हम बात करेंगे sources of Hindu law. इससे पहले मैं lecture start करूं, आप सबसे request करता हूं कि आप please इस channel को subscribe करिए, share करिए, comment करिए, like करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस lectures को दोबारा देखिए क्योंकि उससे आपका revision भी होगा. इसी lecture को हम start करते हैं और अब ये जो lecture series है हिंदू लॉ की ये कंटिन्यू आएगी और हम इसे विद इन अ मंथ के टाइम पीरियड में इसको वाइंड अप भी करेंगे. कोशिश करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें हम इसको कवर करें. इसके बाद हम मुस्लिम लॉ की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे. चलिए इसी मैसेज के साथ आगे बढ़ते हैं. ओके, तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, एशियंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स. एशियंट सोर्स चार तरीके के होते हैं, श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड कस्टम्स. आप इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और आप इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं ऑडियो विजुअल मेमोरी के लिए. ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जितना आप वीडियो को दोबारा देखेंगे आपको उसका डबल बेनिफिट होगा क्योंकि आपको ऑडियो वीडियो दोनों विजुअल आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा. तो आगे देखते हैं मॉडर्न सोर्स और फिर इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं. मॉडर्न सोर्स में चार तरीके के होते हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल डिसीजंस. अब हम एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट सोर्स इज एशियंट सोर्स, दैट इज योर श्रुति. तो श्रुति जो है वो इट इज़ कंसिडर्ड, ये माना जाता है कि ये जो भी श्रुति में मेंशन्ड है वो भगवान के शब्द हैं, वो उनके द्वारा दिए गए हैं. और ऑल्सो जो भी वेदास हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें उसका विश्लेषण किया गया है. आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर, साम या अथर्व. आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब दीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है. इसके अलावा आगे देखते हैं, इसमें 6 वेदांगास और 18 उपनिषद की समरी है जो कि ये बोलती है कि जो श्रुति है वो सबसे पुरानी और सबसे रिलायबल सोर्स है. लेकिन चूंकि इसको किसी ने कभी स्टडी नहीं किया है पर्टिकुलरली, क्योंकि जो वर्ड्स ऑफ गॉड्स हैं वो इन वेदास में, वेदांगास में और उपनिषद के फॉर्म में अवेलेबल हैं, टेक्स्ट के बेसिस में अवेलेबल हैं, तो इसलिए हम इसको एक वन ऑफ द एशियंट सोर्स की कैटेगरी में रखते हैं. दूसरा है स्मृति. स्मृति को हम दूसरे शब्दों में मेमोरी भी कह सकते हैं. तो जो भी हमको याद रहता है, जो भी हमने सुना होता है, सुनी हुई चीज़ों को हम स्मृति में कैटेगराइज करते हैं. और सबसे अर्लीस्ट स्मृति जो है वो है मनुस्मृति. आगे देखते हैं. थर्ड कैटेगरी है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट. तो देखिए, जब भी कोई भी लॉ बनता है तो लोग अपने जो भी स्कॉलर्स होते हैं, मनुस्मृति है, वाल्क्य स्मृति है, तो ये लोग अपने एक कमेंट्रीज देते थे. ठीक है, तो उन्होंने हाईएस्ट अपने कमेंट्रीज दी हिंदू लॉ के ऊपर. उन्होंने बोला कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, और उसके बेसिस पर ही ये एशियंट सोर्स का एक हिस्सा बन गया. तो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आर नथिंग बट, ये कुछ नहीं है बट सिर्फ एक कमेंट्री है जो कि जो भी महारथी लोग थे उस समय में उन्होंने कमेंट्रीज दिया और उनके बेसिस पे और टेक्स्ट के बेसिस पे वो लोग कमेंट्री देते थे और उसको भी कंसिडर किया जाता था. एशियंट सोर्स का आखिरी सोर्स है कस्टम्स. कस्टम्स हमेशा इम्पॉर्टेंट रूप में देखा जाता है. एक मैरिज जो है वो भी एक कस्टम है. तो जो शादी आज हम करते हैं, जो लोग करते हैं, वो भी एक कस्टम थी एक समय में, और उसके बाद वो फिर हिंदू मैरिज एक्ट में एक लेजिस्लेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. तो ऐसे ही जो कस्टम्स हैं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कस्टम्स के बीच में और स्मृतिज के बीच में, क्योंकि स्मृति इज़ नॉट 100% श्योर, स्मृति को आप 100% श्योर नहीं मान सकते क्योंकि वो एक चीज़ ऐसी है जो सुनी हुई है. लेकिन कस्टम इज़ अ प्रैक्टिस. कस्टम एक प्रैक्टिस है जो लगातार सालों साल, दसियों बीसियों साल से, डिकेड्स से चला आ रहा है.
सो दोनों में डिफरेंस है, तो इसलिए कस्टम्स जो होता है वो प्रिवेल करता है। कस्टम्स की जो रिलायबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर्ड विद स्मृतिज। अगर स्मृति के साथ देखा जाए तो कस्टम्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और उसी को हम ज़्यादा अच्छा सोर्स ऑफ एशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ मानते हैं। नाउ मॉडर्न सोर्स। मॉडर्न सोर्स के भी 4 हमें इसमें डिस्कस करेंगे। पहला है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। देखिए, जब भी स्मृति नहीं थी या जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता था बिटवीन प्रिंसिपल्स, ठीक है, दो सिद्धांतों के बीच में जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता था या जब भी हमें कोई डाउट होता था कि ये स्मृति ठीक है या ये स्मृति ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम प्रिंसिपल ऑफ गुड कंसाइंस को अडॉप्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ गुड कंसाइंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के, उसके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट को, जो कि कॉन्फ्लिक्ट है दो चीज़ों के बीच में, उसको दूर करने में ये हेल्प करता है। एक केस मैंने यहाँ मेंशन किया है, गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट 206। इस केस में भी ये डिसाइड हुआ था कि जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स कि जो भी प्रीवियस केस डिसाइड होते जाते हैं वो आगे के फ्यूचर जजमेंट्स में या वो फ्यूचर डिसीजंस में उसकी हेल्प लेते हुए, उसका रेफरेंस देते हुए हम उसको भी एक मॉडर्न सोर्स का हिस्से में उसे जोड़ते हैं। प्रेसिडेंट कुछ नहीं होता है, सिर्फ पुराने जो भी जजमेंट्स होते हैं, पुराने जो भी माननीय न्यायालय द्वारा जो भी जजमेंट दिए जाते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशंस जो होती हैं, उसके ही रेफरेंस में इसकी बात की गई है, जो कि एक दूसरा मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। तीसरा है जुडिशियल डिसीजंस। मोस्टली ऑल द लॉज आर बेस्ड ऑन द लॉ रिपोर्ट्स। तो देखिए, जब भी कोई लॉ बनता है तो वो कोई ना कोई लॉ रिपोर्ट के बेसिस पे बनता है। जैसे हमारे भारत में लॉ कमीशन है, तो ऐसे ही लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, रिलीज़ करती है, डिसीजंस लेती है, कमेटी होती हैं, वो अपने डिसीजंस लेती हैं और उसके बेसिस पे ही जो लॉ है वो एक कंक्रीट फॉर्म में हमारे सामने पेश होता है और उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट किया जाता है और वो फाइनली हमारे बीच में आता है। तो इसीलिए ये हमारा तीसरा मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ बन जाता है। चौथा और सबसे अहम मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है लेजिस्लेशन। ये इसलिए सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में हम लेजिस्लेशन को ही एक मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में गिनते हैं और जो हिंदू लॉ है और जो मॉडर्न सोर्स है उसका, वो आज की डेट में लेजिस्लेशन पे हम ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो जो लेजिस्लेशन है वो फाइनल जो है वो आउटपुट है। बाकी की जो प्रीवियस जो 3 हमने पढ़े, गुड कंसाइंस, जस्टिस, इक्विटी, आपका जुडिशियल डिसीजंस और भी, तो एशियंट सोर्स भी, तो वो सब उसको हेल्प करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो फाइनल आउटकम है वो लेजिस्लेशन है। तो लेजिस्लेशन भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है मॉडर्न सोर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 3-4 लॉ हैं और वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और उनको हमें एक कंबाइंड फॉर्म में पेश करना है, तो हम एक कंबाइंड लॉ बना सकते हैं, कंबाइंड लेजिस्लेशन बना सकते हैं। तो जो कंबाइंड लॉ बनेगा वो भी प्रीवियस लेजिस्लेशन के बेसिस पे होगा, कहीं ना कहीं उसके प्रोविजंस का मिक्सचर होगा। तो ऐसे वो लेजिस्लेशंस उनकी हेल्प करता है एक सोर्स बनने में, और ये एक रोबस्ट, एक बहुत ही कंक्रीट और बहुत ही इवेंचुअली बहुत ही हेल्पफुल एक लेजिस्लेशन निकल के आता है, निखर के आता है। आई होप आपको ये चारों सोर्सेज, मॉडर्न सोर्सेज और चारों एशियंट सोर्सेज क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा सुनिए अगर आपको कोई डाउट है तो, और अगर आपको फिर भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है और हमारी IPC की लेक्चर सीरीज़ भी
बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। 31 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, और भी आगे फ्यूचर में और भी होंगे। और हिंदू लॉ की सीरीज़ भी वी आर कंटिन्यूइंग, ये भी चल रही है और ये कंटिन्यू चलेगी जब तक हम लोगों को लगता है ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, तब तक वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो इन डिटेल विद केस लॉस डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।